7 ऐसे मुख्यमंत्री जिनसे उनकी कुर्सी उनके ही सबसे करीबी इंसान ने छीन ली। और नंबर 1 वाले मुख्यमंत्री के साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ कि उसके कम में उनकी मौत ही हो गई। नंबर 7 पर आते हैं कर्नाटक के कद्दावर नेता डी देवराज अरस जी। साल 1980 का था। देवराज अरस जी कर्नाटक की राजनीति के बेताज बादशाह थे। वैष्णव के मसीहा थे और राज्य में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उनके सबसे खास, सबसे भरोसेमंद और उनके राइट हैंड थे आर गुंडू राव जी। देवराज अरस जी उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन राजनीति का पहला नियम है, यहाँ अंधा भरोसा हमेशा अंधा कुआं साबित होता है। अचानक दिल्ली से हवा का रुख बदला। देवराज अरस जी के संबंध इंदिरा गांधी जी से खराब हो गए। अरस जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना दी। बस यही वो मौका था जिसका आर गुंडू राव जी को बरसों से इंतजार था। उन्होंने देखा कि गुरु जी अब कमजोर पड़ चुके हैं। राव जी ने तुरंत बहती गंगा में हाथ धोया। उन्होंने अरस जी के वफादार विधायकों को अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया। रात गुजरी, सुबह हुई और देवराज अरस जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उनके अपने ही चेले और गुंडू राव जी ने उनके अधिकांश विधायकों को इंदिरा कांग्रेस में शामिल करवा दिया। देवराज अरस जी विधानसभा में अकेले खड़े रह गए। उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। गुरु गोड़ी रह गया और चेला चीनी बनकर कुर्सी ले गया और गुंडू राव जी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब राजनीति की भूख ने सगे खून के रिश्ते में ही बारूद बिछा दी। चले चलते हैं वादियों के उस खेल में जहां जीजा ने ही साले की पीठ में छुरा घोंप दिया। नंबर 6 पर आते हैं जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता फारूक अब्दुल्ला जी। साल 1984 का था। शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने बड़े ठाठ से सत्ता संभाली थी। वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके सगे जीजा जी एम शाह जी के पेट में इस बात को लेकर भयंकर मरोड़ उठ रही थी। जी एम शाह जी खुद को असली राजनीतिक वारिस मानते थे। साले साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐश करें, यह बात जीजा जी को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने अंदर ही अंदर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जी एम शाह जी ने दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से हाथ मिलाया। फारूक अब्दुल्ला जी अपनी धुन में मस्त थे और यहाँ जीजा जी गेम ओवर करने की तैयारी में थे। जुलाई 1984 में जी एम शाह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 विधायकों को रातों रात तोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला जी को भनक तक नहीं लगी। सुबह होते ही राज्यपाल ने फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। साले साहब की कुर्सी गई और सगे जीजा जी एम शाह जी नए मुख्यमंत्री बन गए। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब सगा जीजा ही आस्तीन का सांप बन जाए तो दुश्मनों की जरूरत ही किसे है। फारूक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन चिड़िया खेत चुक चुकी थी। पारिवारिक धोखे का यह झटका तो कुछ भी नहीं था। नंबर 5 पर जो बगावत हुई उसने भारत की राजनीति को उसका सबसे बड़ा चाणक्य दिया। यह कहानी एक ऐसे चेले की है जिसने अपने ही गुरु की पूरी लुटिया डुबो दी। नंबर 5 पर आते हैं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता बसंत दादा पाटिल जी। साल 1978 का था। बसंत दादा पाटिल जी महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरे थे। उनके मंत्रिमंडल में एक युवा और बेहद तेज तर्रार मंत्री थे, शरद पवार जी। बसंत दादा पाटिल जी उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे और उनकी काबिलियत पर गर्व करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही काबिलियत एक दिन उन्हीं का पत्ता साफ कर देगी। शरद पवार जी को समझ आ गया था कि बसंत दादा पाटिल जी की छत्र छाया में वे हमेशा नंबर 2 ही बनकर रह जाएंगे। उन्होंने तुरंत बगावत की स्क्रिप्ट तैयार की। जुलाई 1978 में जब बसंत दादा पाटिल जी आराम से सरकार चला रहे थे, शरद पवार जी ने कांग्रेस के 38 विधायकों को चुपचाप तोड़ लिया। उन्होंने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का नया गठबंधन बनाया और विपक्ष से हाथ मिला दिया। बसंत दादा पाटिल जी की सरकार धड़ाम से गिर गई। मात्र 38 साल की उम्र में शरद पवार जी महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। बसंत दादा पाटिल जी हाथ मलते रह गए। राजनीति का क्रूर सच यही है कि यहाँ सम्मान सिर्फ तस्वीरों में मिलता है। कुर्सी के लिए अपनों का ही शिकार करना पड़ता है। गुरु को निपटाने का यह खेल तो अभी शुरुआत थी। नंबर 4 पर तो विधायकों को हवाई जहाज में भरकर गायब करने का वो कांड हुआ जिसने देश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की नींव रख दी। नंबर 4 पर आते हैं गुजरात के कद्दावर पाटीदार नेता केशुभाई पटेल जी। साल 1995 का था। गुजरात में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और केशुभाई पटेल जी मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात में भाजपा को खड़ा करने में केशुभाई पटेल जी और शंकर सिंह वाघेला जी की जोड़ी जय वीरू की तरह मशहूर थी। दोनों ने साथ में करीबी देखी थी, साथ में संघर्ष किया था।
लेकिन सत्ता की मलाई सामने आते ही इस अटूट दोस्ती में दरार आ गई। शंकर सिंह वाघेला जी को लगने लगा कि सरकार बनने के बाद केशुभाई पटेल जी उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहते हैं। वाघेला जी ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। सितंबर 1995 में जैसे ही केशुभाई पटेल जी एक सरकारी दौरे पर अमेरिका गए, वाघेला जी ने अपना दांव चल दिया। उन्होंने चुपके से 47 विधायकों को इकट्ठा किया और उन्हें एक चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर मध्य प्रदेश के खजुराहो ले गए। भारतीय राजनीति में इसे खजुराहो कांड कहा जाता है। विधायक खजुराहो में मूर्तियां देखने नहीं बल्कि केशुभाई पटेल जी की कुर्सी हिलाने गए थे। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक हड़कंप मच गया। सरकार बचाने के लिए भाजपा आलाकमान को घुटने टेकने पड़े। केशुभाई पटेल जी को अमेरिका से लौटते ही सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा देना पड़ा। दोस्ती तेल लेने गई, कुर्सी सबसे पहले है। हवाई जहाज वाली यह राजनीति तो पुरानी थी, लेकिन नंबर 3 पर जो हुआ वो तो हाल ही के सालों का ऐसा सियासी भूचाल था जिसने कि राजा की नाराजगी के चक्कर में पूरी सरकार को ही हवा में उड़ा दिया। नंबर 3 पर आते हैं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कमलनाथ जी। साल 2020 का था। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आई थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इस जीत के 2 ही दूल्हे थे, एक कमलनाथ जी और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सरकार तो बन गई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लगने लगा कि कमलनाथ जी उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर रहे हैं। कमलनाथ जी अपनी ही धुन में मगन थे। वे अक्सर कहते थे कि टेंशन मत लो, सब ठीक है। लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वो टेंशन दे दी जिसकी कमलनाथ जी ने अपने सपनों में भी उम्मीद नहीं की थी। सिंधिया जी ने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके पीछे पीछे उनके वफादार 22 विधायक चुपचाप गायब हो गए और सीधे बेंगलुरु के एक आलीशान रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए। कमलनाथ जी भोपाल में बैठकर बयानबाजी करते रह गए कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन तब तक सिंधिया जी ने टाइगर का पिंजरा ही बदल दिया था। इतने सारे विधायकों के एक साथ टूटने से कमलनाथ जी की सरकार ताश के पत्तों की तरह डे गई। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया और कमलनाथ जी को वोटिंग से ठीक पहले इस्तीफा सौंपना पड़ा। 15 साल की तपस्या के बाद मिली सत्ता महज 15 महीने में स्वाहा हो गई। मध्य प्रदेश का झटका तो अभी सिर्फ एक झांकी था। नंबर 2 पर जो हुआ उसने तो देश की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। वहाँ तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ही गायब हो गई। नंबर 2 पर आते हैं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता उद्धव ठाकरे जी। साल 2022 का था। उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। शिवसेना के भीतर उद्धव ठाकरे जी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो थे एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी पार्टी के सबसे वफादार, सबसे मजबूत और विधायकों के सबसे चहेते नेता थे। उद्धव ठाकरे जी को पूरा भरोसा था कि शिंदे जी उनके संकट मोचक हैं, लेकिन जून 2022 में इसी संकट मोचक ने ऐसा संकट खड़ा किया कि उद्धव ठाकरे जी का सब कुछ लुट गया। एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत की। वे पहले कुछ विधायकों को लेकर रात के अंधेरे में गुजरात के सूरत पहुंचे। वहां से सीधे हवाई जहाज भरकर असम के गुवाहाटी के होटल में जा बैठे। उद्धव ठाकरे जी टीवी पर भावुक होकर अपील करते रहे, फेसबुक लाइव करते रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी का निशाना पक्का था। देखते ही देखते शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे जी के साथ गुवाहाटी में चाय पीते नजर आए। उद्धव ठाकरे जी अकेले पड़ गए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे जी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बने और चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान भी छीन लिया। गए थे जो पार्टी की रखवाली करने, वो खुद ही मालिक बन बैठी। अब अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो तख्ता पलटे हैं वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे फिल्मी और सबसे दर्दनाक महाधोखा माना जाता है। यहाँ एक भगवान को ही सड़क पर ला दिया गया। नंबर 1 पर आते हैं आंध्र प्रदेश की महानायक एन.टी. रामाराव जी, जिन्हें सब एनटीआर जी कहते थे। साल 1995 का था। एनटीआर जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, आंध्र प्रदेश की जनता उन्हें साक्षात भगवान की तरह पूजती थी। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बनाई और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार चलाई। 1994 में वे दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में आए। एनटीआर जी के सबसे बड़े रणनीतिकार उनके दामाद और उनके सबसे करीबी नेता थे चंद्रबाबू नायडू जी। चंद्रबाबू नायडू जी पार्टी का एक एक काम देखते थे और एनटीआर जी के साए की तरह रहते थे। इसी बीच एनटीआर जी की दूसरी पत्नी का दखल पार्टी और सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे पार्टी के विधायक और नेता पूरी तरह नाराज हो गए। चंद्रबाबू नायडू जी ने भाप लिया
कि यही वो मौका है जब इतिहास से बदला जा सकता है। अगस्त 1995 में चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने ही सगे ससुर और राजनीतिक भगवान एनटीआर जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा तख्तापलट प्लान किया। उन्होंने लगभग सभी विधायकों को हैदराबाद के वायसराय होटल में इकट्ठा कर लिया। एनटीआर जी चिल्लाते रह गए, अपनी ही जनता के सामने गुहार लगाते रह गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि एनटीआर जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा और खुद की बनाई टीडीपी पार्टी से भी बेदखल होना पड़ा। अपने ही दामाद से मिला यह धोखा एनटीआर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। सत्ता की भूख सगे रिश्तों को कैसे ले जाती है, एनटीआर जी की यह कहानी इसका सबसे खौफनाक उदाहरण।